हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का इम्पैक्ट अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम करेंगे हमारी वर्क एनर्जी एंड पावर वाली, जो कि आपकी रहेगी 4th क्लास। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की सीक्वेंस हम यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पे जैसे चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे एक थ्योरी वाली क्लास होती है हमारी, जिसके अंदर हम थ्योरी कवर करते हैं सारी चैप्टर की जो ऑल ओवर है, एंड देन फिर हम न्यूमेरिकल यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। ये क्लास आपको मतलब आपके लिए बेनिफिशियल होगी अगर आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे फिजिक्स आपका एज ए सब्जेक्ट आता है, या फिर अगर अभी भी आप फाउंडेशन वाले कोर्स में हैं कि 11th 12th में अगर आप हैं। जैसे कि अभी हम 11th वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, जो अब हमारी जैसे 11th की जो साथ साथ में एक सीक्वेंस हमारे पास 12th की भी हम साथ में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार सभी फटाफट से कनेक्ट हो जाए एंड देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। होप सो कि आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। यहाँ पे जितने भी हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं वो सभी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे अटेम्प्ट कर चुके हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन टेकिंग 10 kg मास इन 1 मीटर हाइट इन 1 सेकेंड विल बी। यानी कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट ग्रेविटी इन टेकिंग ए 10 किलोग्राम मास एट 1 मीटर हाइट। एक 10 किलोग्राम मास को 1 मीटर हाइट पे लेके जाने के लिए हमें यहाँ पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। देखो, वर्क डन की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वर्क डन की, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ से पता चल गया कि कितना जा रहा है, इतना जा रहा है। दूसरा हमारे पास बचा क्या, फोर्स। भी फोर्स कितनी लगेगी। अब फोर्स का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ से फोर्स जो होती है वो क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बॉडी को जब हम ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही एक्ट कर रही है ओनली। एक्सेलरेशन जो हो रहा है बॉडी के अंदर वो कौन सा लग रहा है, वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली वी कैन टेकन इट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अदरवाइज वैल्यू कितनी है इसकी, एग्जैक्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे 10 kg है, इनटू में 10, तो ये बन गया 100। और अच्छा, अपने को यही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट जो इसकी वैल्यू है वो पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बताओ मेरे पास, इनटू 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 98 न्यूटन बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा इजीली, है ना। यहाँ से वर्क डन अगर निकालें तो वर्क डन होगा फोर्स की वैल्यू कितनी है, 98। दूसरा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना है, कितना हम उसको ऊपर लेके गए हैं, दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट, एंड उस वैल्यू इज 1 मीटर। कितना होगा, 1 मीटर, दैट इज हमारे पास आ जाएगा 98 जूल। क्या आएगा, 98 जूल। ठीक है, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, और वी कैन से इट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। समझ आया, ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300% द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय। आप लोगों को अगर याद हो तो कल वाली क्लास में हमने क्या किया था कि मोमेंटम में चेंज आ रहा था, हमने काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालना था। आज हमारे पास रिवर्स क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, देन हमारे पास मोमेंटम में चेंज बताओ। तो अगर हम परसेंटेज चेंज की बात करते हैं, परसेंटेज चेंज किस में, मोमेंटम में, कैसे निकालेंगे, पी फाइनल मोमेंटम कितना बना है माइनस पी इनिशियल मोमेंटम कितना था, एंड डिवाइडेड बाय पी इनिशियल मोमेंटम कितना था, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो वी विल मल्टीप्लाई विद द 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत बार यूज होता है बहुत जगह पे। ठीक है, जहाँ पे भी चेंज की बात आती है तो हम यही फॉर्मूला निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम पूछा है तो मोमेंटम की वैल्यू लेंगे, काइनेटिक एनर्जी पूछता है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लेते। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, अभी जैसे मोमेंटम पूछा गया तो मोमेंटम की वैल्यू हम निकालेंगे, इनिशियल क्या बनेगा मेरे पास एंड फाइनल क्या बनेगा, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। देखिए, अगर बात करते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, के ई मान लेते हैं। ठीक है, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम मान लेते हैं ई है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसको इंक्रीज कर दिया बाय 300%। तो इंक्रीज करने के बाद
या इंक्रीज कितना किया, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज 300, यानी कि 300% अगर ई का निकालेंगे तो परसेंटेज कुछ हम इस तरीके से निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं परसेंटेज। ठीक है, कितना हो गया ये 3E, कितना हो गया 3E। देन इसका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी यहाँ पे, 3E इंक्रीज करने के बाद आई है वैल्यू, दैट इज 3E यहाँ पे, एंड इनिशियल जो होगी वो भी उसके अंदर ऐड होगी, दैट इज कितना आया यहाँ से अपने पास है 4E, कितना बनेगा ये 4E बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमें क्या निकालना था, पोटेंशियल निकालना था। क्या निकालना था, पोटेंशियल अगर निकालना था यहाँ से, पोटेंशियल क्या बनेगा, देखिए पोटेंशियल इनिशियल वैल्यू, पोटेंशियल में और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन होता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द p²/2m। क्या होता है p²/2m, वेयर p इज द मोमेंटम। यहाँ पे ये जो मोमेंटम हम यूज कर रहे हैं दैट इज द लीनियर मोमेंटम। कौन सा है ये, लीनियर मोमेंटम, तो p²/2m। क्लियर है, चलिए तो इनिशियल काइनेटिक, यहाँ से अगर मोमेंटम की भी वैल्यू निकाल दूँ मैं तो p कितना आएगा यहाँ पे 2m काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज अंडर द रूट, यही बनेगा। ठीक है, इनिशियल अगर लिखेंगे यहाँ पे तो कितना बनेगा ये 2me बनेगा, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी थी, पुट कर दिया हमने उसकी जगह पे। ठीक है ना, दूसरी हमारे पास p फाइनल अगर देखेंगे तो फाइनल कितना बनेगा यहाँ पे 2m, e की जगह पे 4e, कितना आएगा 4e। यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि इस 4 को रूट से बाहर निकालें, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना बनेगा 2, एंड 2 और फर्दर हमारे पास कितना आ गया 2me, यही बची ऊपर वाली वैल्यू बची। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p इनिशियल भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी, 2p इनिशियल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो कि परसेंटेज चेंज इसमें कितना आएगा, दैट इज देखो परसेंटेज चेंज किस में, मोमेंटम में, दैट इज p फाइनल दैट इज कितना है 2p इनिशियल माइनस p इनिशियल, वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करते, हम डायरेक्ट इसी की फॉर्म में निकाल देंगे, एंड मल्टीप्लाई बाय 100, यही होगा, है ना। यहाँ से 2p में से p माइनस करेंगे, दैट इज यहाँ पे बचेगा 1p, एंड नीचे भी क्या है p इनिशियल, एंड मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 100, एंड वी कैन से इफ वी इंक्रीज द 300% in the kinetic energy then the linear momentum is increased by 100%। ठीक है, क्या होगा 100%। तो आपसे ये रिवर्स क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताओ अगर मेरे पास इसमें लीनियर मोमेंटम में 100% इंक्रीज कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज करेगी, तो आंसर रहेगा हमारे पास कितनी इंक्रीज करेगी, दैट इज 300। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको ये आना चाहिए निकालना। क्लियर है, ओके नोट करिए इसको, ये फॉर्मूला आपको मस्ट यहाँ पे नोट करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला ये लगा लो, आगे भी अगर हम किसी भी वेरिएशन में किसी भी चीज़ में वेरिएशन निकालते, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज निकालते हैं, परसेंटेज चेंज पूछा है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, अगर यहाँ पे सिंपल चेंज पूछा है तो नीचे वाली और वो वाली वैल्यू हट जाएगी, यहाँ पे सिंपल फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पीछे किए भी होंगे ऐसे क्वेश्चन, तो इन फॉर्मूलाज को यहाँ पे नोट कीजिए फटाफट से, सभी को नोट करें। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए पार्टिकल मूव अलोंग ए एक्स एक्सिस फ्रॉम x0 to 5 मीटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स इज गिवन बाय दिस मच वर्क डन इन जूल। वर्क डन हमें बताना है यहाँ पे। देखो ऐसे अगर एक्सप्रेशन में कुछ भी पूछा जाता है, 3 ही तरीके से यहाँ से पूछा जाता है, एक तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड देगा, वैल्यू पुट करके हम निकाल देंगे, दूसरा यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में देगा, कल जैसे कि हमने न्यूमेरिकल देखे थे कि वेक्टर फॉर्म में दे देगा किसको, फोर्स को एंड डिस्प्लेसमेंट को, तो उसके हम क्या करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि जो स्केलर प्रोडक्ट है उसकी वो करवाएंगे। तीसरा यहाँ पे हो सकता है कि ये इस फॉर्म में दे दे, यानी कि एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में दे दे, वही वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल क्या कर रहा है, वेरी कर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो देखो। अगर हम बात करते हैं कि हमारा एक्स जो है वो वेरी कर रहा है, कहाँ से लेके 0 से 5 मीटर तक। ठीक है, फोर्स जो गिवन है, फोर्स कितनी गिवन है जी 7 माइनस 2x प्लस
3x², यही गिवन है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमें कैसे करना होता है, देखो अगर वेरिएशन आ रहा है, सिंपल मैं आपको बताऊं तो ग्राफिकल मेथड आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे ग्राफिकल मेथड में ये है कि फोर्स वेरी कर रही है किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। यहाँ पे डिस्टेंस है हमारे पास, यहाँ पे फोर्स है, तो क्या आ रहा है, दोनों के अंदर वेरिएशन आ रहा है, कॉन्टिन्यूसली वेरी करती जा रही है, यानी कि एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे, फोर्स जो है यहाँ पे वेरी करती जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं, हम इसको, इस पूरे एरिया को ऐसे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं, और एक स्ट्रिप में जो हम मानते हैं कि डिस्टेंस कितना वेरी कर रहा है, dx, तो इस एक स्ट्रिप के लिए जो वर्क डन होगा वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा यहाँ पे, वो उसको क्या लिखेंगे हम, dw, क्या लिखेंगे, dw, और वो किसके इक्वल आएगा, f डॉट dx, किसके इक्वल आएगा, f डॉट dx, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ इस वाली स्ट्रिप के इसका एरिया निकालना चाह रहे हैं, तो एरिया क्या बनेगा, फोर्स इंटू dx, स्मॉल अमाउंट निकलेगी वर्क डन की। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लो ये 0 है और यहाँ तक हम जब गए तो यहाँ पे x कितना हो गया था, 5, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब ये पूरा एरिया निकालना है। पूरा एरिया अगर कॉन्टिन्यूस सिस्टम है अपने पास, तो हम कैसे निकालते हैं, वी यूज़ द इंटीग्रेशन टेक्निक। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो टू फाइंड टोटल वर्क डन, ठीक है, वर्क डन अगर यहाँ पे टोटल देखें तो क्या बनेगा, dw इंटीग्रेशन, और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा f इंटू डी एक्स का। कहाँ से कहाँ तक करना है, हमें करना है 0 से लेके 5 तक, तो 0 से लेके 5 तक। ये कैसे पता चला मेरे को, क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन था। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। अच्छा जी, तो यहाँ पे 0 से लेके w ऐसे करेंगे। इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, इंटीग्रेशन की टेक्निक होती है कि भी हमारे पास जैसे वेरिएबल है, मान लेते हैं ये 2x ही है, ठीक है, पावर कितनी है, 1, तो विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम इसका कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, जो भी वेरिएबल की पावर है उसमें पावर में इंक्रीज कर देंगे और उस पावर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज द इंटीग्रेशन। यहाँ पे लिमिट गिवन होंगी तो उसको हम बोल देंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, अदरवाइज दिस इज नोन एज द इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा मेरे पास w की लिमिट फ्रॉम 0 टू w, विच इज इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, फोर्स इन टर्म्स ऑफ x, दैट इज 7 माइनस 2x प्लस 3x² एंड इंटू में dx। यहाँ पे ये जो dx है, ये आपको क्या बता रहा है कि हमें जो वेरिएबल है जिसका इंटीग्रेशन करना है वो कौन सा है, x है। ठीक है, यानी वेरिएबल जो है यहाँ पे वो क्या है, x है, ये x उसके बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे पहले पुट करेंगे, चलो इसको छोड़ देते हैं एक बार। यहाँ पे देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा सभी के ऊपर, या हम ये नहीं करते, अगर आपने मैथ में कर रखा है, मतलब अलग अलग से इस तरीके से, जैसे डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सभी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से 7x का करेंगे तो 7 तो कांस्टेंट है, बाहर आया, 7 के मल्टीप्लाई में कितना है, 1, और 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो तो हमें पता है वो कितना होता है, 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं ऐसे। पावर में क्या करना है, एक ऐड करना है, तो इसका मतलब 0 में एक ऐड करेंगे तो 1, एंड डिवाइड करेंगे तो माइनस, माइनस है तो माइनस, 2 कांस्टेंट है, बाहर आया। यहाँ पे क्या था, x पावर है 1, तो पावर एक इंक्रीज, पावर से डिवाइड, यही होगा। प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, 3 कांस्टेंट है, बाहर आया, क्या बनेगा, x की पावर 3 यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3, एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 5। लिमिट कहाँ से कहाँ जाएंगी इसकी, 0 टू 5। ठीक है, ये x की लिमिट जो हमें यहाँ पे गिवन थी 0 टू 5। ठीक है, चलिए जी, तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 से 3 गया, यहाँ से 2 से 2 गया, 1 का कोई मतलब ही नहीं होता, तो ये क्या बन गया, 7x माइनस x² प्लस x³ एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 5। लिमिट्स कहाँ से कहाँ जाएंगी, 0 टू 5। पुट कैसे करनी होती है लिमिट को, पूरे एक्सप्रेशन में पहले हम 5 पुट करेंगे x की जगह पे, एंड देन माइनस करके फिर हम 0 पुट करेंगे। जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सभी में x प्रेजेंट है, यानी कि सारे की सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ 5 से ही हम अगर करते हैं क्वेश्चन को तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ देखिए, पहले 5 पुट करो यहाँ पे, तो कितना बनेगा, 7 इंटू 5, फिर माइनस यहाँ से 5 का स्क्वायर करेंगे, x की जगह पे 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, 25। उसके बाद यहाँ पे 5 का क्यूब करेंगे तो कितना बनेगा, ये 125, कितना बनेगा, 125।
ठीक है, यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं 35, क्या लिख सकते हैं उसको 35 प्लस का -25 दैट इज यहाँ से 10 बचा, उस 10 को हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना बचेगा ये 130। क्या निकाला, क्या है हमने वर्क डन निकाला। अच्छा ये यहाँ पे देखो ये किस तरीके से होगा, पहले हम W का कर देंगे, W पुट करेंगे तो W माइनस 0, 0 ना भी लिखें तो क्या आ गया ये W, दैट इज आवर वर्क डन विच इज इक्वल टू द 135 जूल। क्या बनेगा 135 जूल बनेगा, दैट इज हमारा ऑप्शन जो है डी यहाँ पे क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? ठीक है, यहाँ पे मैं इतना टाइम यहाँ पे क्यों लगा रही हूँ इन क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन एक टाइप का एक ही क्वेश्चन रखा गया, ठीक है ना, तो ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे अगर जब आप क्वेश्चन एग्जाम में कर रहे हो तो वहाँ पे थोड़ी ना ये सब लिख के देखोगे, आपको पता होगा कि एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिया है, इसका मतलब हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, फटाफट से इस स्टेप पे आओगे इंटीग्रेशन करके खत्म, ऐसे ही करोगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम लगाने का यही एक क्या है अपने पास रीजन है कि वो अच्छे से दिमाग में सारे स्टेप वाइज आपके चला जाए। ठीक है जी, चलिए नोट करिए इस क्वेश्चन को एंड देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच केस डज द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, कौन से केस में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए जो पोटेंशियल एनर्जी आती है ये किसकी वजह से आती है, ड्यू टू द पोजीशन, या तो पोजीशन बोले या फिर इसको बोला जाता है कॉन्फ़िगरेशन, इसकी वजह से आती है तो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से या फिर हम बोलेंगे पोजीशन की वजह से। ठीक है, तो किस केस में इनमें से सभी केसेस में से किस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, ऑन कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, अगर हम एक स्प्रिंग है उसको कंप्रेस करते हैं तो क्या होगा, देखो ये मेरे पास एक नॉर्मल स्प्रिंग था, ठीक है नॉर्मल स्प्रिंग था, मैंने इसको क्या कर दिया कंप्रेस कर दिया। अब कंप्रेस करेंगे तो ये हम इसके ऊपर एक डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट करेंगे जो इसको कंप्रेस करवाएगी, वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा डिक्रीज होगा, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा तो बताओ मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो मेरे पास होती है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है mgl, mgl। ठीक है, l यहाँ पे क्या है लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, या फिर हम इसको ना भी माने तो यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो हमें पूछा गया था पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, ओके ओके, यहाँ पे क्या है ये पोटेंशियल एनर्जी किस केस में डिक्रीज करेगी ये हमें बताना था। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम एक कंप्रेसिंग स्प्रिंग की देखते हैं तो कंप्रेस करते हैं जब स्प्रिंग को तो वहाँ पे हमने क्या करा एक डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट की और वहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर एक्ट होगी जो कि उसको बाहर की तरफ ले जाने की ट्राई करेगी, तो वहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे क्या है एक स्प्रिंग की एनर्जी है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, स्प्रिंग की एनर्जी है बेसिकली वो, स्ट्रेचिंग होगी उसके अंदर तब भी सेम केस बनेगा। ऑन मूविंग ए बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल, अगर हम बॉडी को क्या करते जा रहे हैं ऊपर की तरफ लेते जा रहे हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा हाइट जो है इंक्रीज करेगी, हाइट इंक्रीज करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी लगेगी यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या करेगी इंक्रीज करेगी। लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑन राइजिंग ऑफ एन एयर बबल इन वाटर, वाटर के अंदर अगर एयर बबल राइज अप कर रहा है, यानी कि ये हम मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या है वाटर है इसमें और इसमें एक बबल है, ठीक है एयर बबल है, इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है नीचे से जो लग रही है, यानी कि नीचे लगे या ऊपर लगे, तो यहाँ पे इस लिक्विड की वजह से इस पे बायोंट फोर्स लगती है, कौन सी लगती है बायोंट फोर्स लगती है। बायोंट फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगी जहाँ पे उसको मतलब उसका जो मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वो नीचे से ऊपर भी जा सकता है ऊपर से नीचे भी जा सकता है, वो मूव करेगा लोअर प्रेशर की तरफ, कहाँ पे मूव करेगा लोअर प्रेशर की तरफ, तो लोअर प्रेशर की तरफ जाएगा तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी डिक्रीज करेगी। ठीक है, क्या करेगी डिक्रीज करेगी, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पे अपना क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26,
क्या कह रहा है, फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 20 kg, द वर्क डन इन थर्ड सेकेंड। हमें क्या करना है, थर्ड सेकेंड में कितना वहाँ पे वर्क डन होगा वो निकालना है। तो कैसे करेंगे इसमें, देखो सबसे पहले हमारे पास फोर्स गिवन है दैट इज 4 न्यूटन, मास यहाँ पे गिवन है आपको 20 kg। अब ये कह रहा है कि थर्ड सेकेंड में टाइम कितना होगा, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड थर्ड सेकेंड में, ठीक है। थर्ड सेकेंड में ये कितना जो है डिस्टेंस कितना वर्क डन करेंगे हम इसके ऊपर, तो वो हमें बताना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जब भी हमने को टाइम दे दिया, अब टाइम का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है वर्क डन के साथ, डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, लेकिन लिंक है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, और डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड है टाइम के साथ। तो टाइम अगर यहाँ पे गिवन है थर्ड सेकेंड, यहाँ पे डिस्टेंस निकालो, nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस होगा, nth सेकेंड में उसका फॉर्मूला होता है u प्लस हाफ ऑफ a इंटू 2n-1, यही होता है, ठीक है। nth सेकेंड के लिए है ये बेसिकली। अच्छा जी, यहाँ पे इनिशियल जो वेलोसिटी होगी इसकी, ये हम मानेंगे कितनी है, 0। तो s इन nth सेकेंड कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ a 2n-1। अब यहाँ पे a भी नहीं पता अपने को, a भी नहीं पता, तो इन दो वेरिएबल का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं यहाँ से a, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होगा, f होता है मेरे पास a होगा f बाई m, f कितना है यहाँ पे 4 न्यूटन, मास कितना है 20, दैट इज एक्सलेरेशन हमारे पास कितना आ गया 1/5, कितना आ गया 1/5। यहाँ पे पुट करो 1/2 इंटू में 1/5, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, देखो यहाँ पे हम थर्ड सेकंड की बात करें तो 3 पुट करेंगे, यहाँ पे 3 अगर पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ से आ गया 5, कितना आ गया 5, यहाँ से कट गया, ये आ गया 0.5, एस की वैल्यू, एस कौन सा, ये थर्ड सेकंड वाला, कितना आ गया 0.5 आ गया। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी थी अपनी 4, ये कितना आ रहा है 1.5, दैट इज 1/2, 1.5 का मतलब क्या 1/2, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो कितना आ गया 2, कितना आ जाएगा 2 जूल, यहाँ से आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक बताइए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। क्लियर है सभी को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, ए गन फायर बुलेट्स ईच ऑफ मास 1 ग्राम विद a velocity of 10 meter per second, mass of bullet is given to be 1 gram, velocity of bullet is given to be 10 meter per second, by exerting a constant force of 5 gram weight, फोर्स यहाँ पे कितनी लग रही है, फोर्स यहाँ पे लग रही है 5 ग्राम वेट, ठीक है। देन द नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकेंड, हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ बुलेट यहाँ पे कितनी फायर करेगा वो पर सेकेंड, क्वेश्चन आया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन तो इजी है बट यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में क्या है, इसमें वैल्यूज़ में मतलब यूनिट का चक्कर है, ठीक है। तो यूनिट अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे बनेगा अपने पास केजी में चेंज करने के लिए, दैट इज 10⁻³ kg, कितना बनेगा 10⁻³ kg, ये है ही एसआई में ऑलरेडी। इसको अगर हम चेंज करते हैं तो ग्राम वेट में है, इसका मतलब 5 mg न्यूटन होगा इसका मतलब, ठीक है। m की एंड g की वैल्यू पुट करें तो ये बनेगा 5, m कितना है मेरे पास मास दैट इज 10⁻³ एंड g कितना है दैट इज 10, बोला है क्वेश्चन में, ठीक है, इतने न्यूटन। तो कितना बनेगा, यहाँ से आ जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये बनेगा 5/100, दैट इज ये आ जाएगा 0.05, फोर्स कितनी आ गई 0.05। हमें निकालना क्या था, नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड कितनी वो पास करेगा। अब यहाँ से देखो क्या चीज़ हम ऐसा फाइंड आउट करें कि अपने को नंबर ऑफ बुलेट्स पता चल जाए, क्या चीज़ फाइंड आउट करेंगे। एक बात हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग दी फोर्स जो आती है ना हमारे पास, वो होती है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, क्या होती है चेंज इन मोमेंटम या रेट ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये से ही बोलते हैं, ठीक है। तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो मेरा फोर्स के इक्वल है, और मोमेंटम होता किसके इक्वल है, mv के इक्वल होता है। mv हुआ एक के लिए मोमेंटम, अगर हम n से मल्टीप्लाई कर दे तो n नंबर ऑफ बुलेट्स के लिए टोटल मोमेंटम,
टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फोर्स। समझ आई ये बात? ठीक है, टोटल मोमेंटम हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, यहाँ से टोटल फोर्स के इक्वल पुट कर देंगे। फोर्स को इधर ही रहने दो, एन निकालना है अपने को, नंबर ऑफ बुलेट्स निकालनी, एम वी इसके नीचे आए, बस क्या करना है अभी तो वैल्यू पुट करनी है कि एन जो बनेगा मेरे पास वो क्या बनेगा, एफ की वैल्यू कितनी है 0.05 डिवाइडेड बाय एम, मास कितना है इसका 10⁻⁻3, एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वी, वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या कितना बनेगा यहाँ से 5 डिवाइडेड बाई 2 0 और आएंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻2 0 वो और 1 0 ये। ठीक है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना आया 5, क्या निकाला हमने 5 बुलेट्स। ठीक है, तो एन निकाला है, एन की कोई भी यहाँ पे यूनिट नहीं होगी। ठीक है, एन की कोई भी यूनिट आपकी नहीं रहेगी, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। समझ आई यहाँ तक? 5 बुलेट्स क्या करेगा वो पर सेकेंड में फायर करेगा। क्लियर है? ठीक है, नोट करिए क्वेश्चन को। ये इसमें क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है इस वाले क्वेश्चन में कि ये जो यूनिट है इसको किस तरीके से चेंज करते हैं। जैसे आपने फोर्स की ये वाली यूनिट अभी देखी होगी यहीं पे, ठीक है ना, तो ऐसी वाली यूनिट अगर आ जाती है तो इसका मतलब सिंपल सा क्या होता है कि वो जो वेट है वो उसके साथ मल्टीप्लाई में कर रखा है, और जो वेट होता है वेट किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे एंड अपने पास आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, ठीक है या नहीं बताइए? क्लियर? चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 28। ए रोड ऑफ मास m एंड लेंथ l, l है ये, ठीक है, लेंथ l इज लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, वर्क डन इन मेकिंग इट स्टैंड ऑन वन एंड विल बी, ऑन वन एंड यानी कि हमारे पास क्या है, एक टेबल के ऊपर ऐसे एक रोड पड़ी है, एक रोड जो है रखी गई है जिसकी लेंथ l है, मास m है, ये किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर। इस तरीके से हमें इसको क्या करना है, एक एंड पे खड़ा करना है, यानी कि इस तरीके से करना है इसको, तो लेंथ यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, तो कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो हमें बताना। देखो यहाँ पे जो हम वर्क डन करेंगे वो किसकी फॉर्म में करेंगे, हमने यहाँ पे एस को ऐसे उठाया और वो ऐसे पुट कर दिया, मोमेंट की कुछ ना कुछ यानी कि एनर्जी की फॉर्म में ही हम वर्क डन को निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, कौन सी आएगी यहाँ पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी बनेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम उस सेकंड वाले केस को लेते हैं, सेकंड वाले केस को ले तो इनिशियली जो मेरा वो था हाइट थी, h1 ले लेते हैं, हाइट कितनी हाइट पे है ये 0 पे, यानी कि सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करते हैं ऐसे केस में हम क्या लेंगे, सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पे उस बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, इट इज़ द पॉइंट वेयर ऑल ऑफ द मास ऑफ द होल बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक है, माना जाता है कि वहाँ पे सारा का सारा मास प्रेजेंट है। हम मानते हैं यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास ये है, तो इसकी हाइट टेबल से कितनी होगी 0, इनिशियल कंडीशन के लिए हम मान लेते हैं 0। ठीक है, उसके केस में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यानी कि सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस थी नीचे से वो कितनी आ गई, वो आ गई L/2, कितनी आ गई L/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो हाँ जी, कैसे यहाँ पे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे अपने पास जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे 0 पे लाई कर रहे हैं, यानी कि हाइट मानेंगे 0, और दूसरी बार में h2 मानेंगे यहाँ पे कितना L/2। हमें क्या करना है, वर्क डन बताना है कितना होना चाहिए वहाँ पे। तो वर्क डन की अगर बात करते तो वर्क डन मेरे पास क्या आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh2 वाली में से 1 वाली क्या कर दे, माइनस mgh1, यही करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, mg कॉमन आए यहाँ से, h2 माइनस h1, वैल्यू पुट कर दो सभी की। मास कितना था m, g कितना है, g तो g ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा L/2 एंड -0।
ठीक है, तो कितना बनेगा यहाँ से mgl बाई 2, mgl बाई 2। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाएगा अपना? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन होगा कि हमें इतना वर्क डन जो यहाँ पे करना पड़ेगा, वो वर्क डन कौन सा होगा? जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो रहा है, ठीक है ना, उसी के अगेंस्ट कर रहे हैं हम इसको उठाने के लिए, उसी के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं, तो वो कितनी लगाएंगे? दैट इज ऑफ mgl बाई 2। क्लियर है? ठीक है, चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 29। ओके, क्या कह रहा है? ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली किस पे है? वो रेस्ट पे है। ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन इट फॉर 10 सेकेंड, देन द एवरेज पावर ऑफ द फोर्स इज। एवरेज पावर हमें बतानी है फोर्स की कितनी होगी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास गिवन है डाटा उसको कलेक्ट करेंगे। मास कितना है? 2 kg। इनिशियली किस पे है? वो रेस्ट पे है, इसका मतलब ये सिचुएशन। एट कांस्टेंट फोर्स, फोर्स उसके ऊपर लग रही है कितनी? 5 न्यूटन। कितने टाइम के लिए लग रही है? दैट इज फॉर 10 सेकेंड। हमें क्या बतानी है? पावर बतानी। क्या बतानी है? पावर। तो पावर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पावर क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वी कैन से चेंज इन वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसमें? क्या अप्रोच यहाँ पे आप लोग लगाओगे? बताइए एक बार, क्या अप्रोच जो है आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे? बताइए, सोल्व करो क्वेश्चन को एक बार। हाँ जी, कैसे करोगे बताइए। क्या हो रहा है कि एक बॉडी है इनिशियली रेस्ट पे है, इसका मतलब उसके बाद जब हमने फोर्स अप्लाई की वो क्या होगी? मूव करना स्टार्ट कर देगी। मूव अगर करेगी तो कौन सी एनर्जी आएगी उसके पास? काइनेटिक एनर्जी आएगी ओबियसली। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन इज स्टोर एज इट्स काइनेटिक एनर्जी, और अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। होता है या नहीं होता है ना? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज, ये हम क्या करेंगे? इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे। इनिशियल सिचुएशन का हमें पता है, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी पड़ेगी इसकी। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो वेलोसिटी और इसमें रिलेशन है माइनस यू इक्वल टू AT। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, और क्या है यहाँ पे? टाइम। तो वेलोसिटी यहाँ से क्या आएगी? v माइनस इनिशियल तो कितनी है? 0। अच्छा जी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ से निकालेंगे। f होता है ma के इक्वल, तो a हो जाएगा f/m, दैट इज 5/2। कितना हो जाएगा? 5/2। तो यहाँ पे आया 5/2। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हमारे पास क्या है? टाइम। टाइम कितने लिए, किसके लिए निकालना है? 10 सेकेंड के लिए निकालना है। तो टाइम कितना आ गया? 10, दैट इज ये यहाँ से आ जाएगा कितना? 25। तो वेलोसिटी मेरे पास फाइनल कितनी आ गई? v फाइनल आ गई 25। v फाइनल कितनी आ गई? 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो W कितना बनेगा? W दैट इज द वर्क डन, ये बनेगा हाफ ऑफ m v स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m u स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो u यहाँ पे कितना है? ऑलरेडी 0, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू तो हो जाएगी जी 0। बचा ये वाला, दैट इज हाफ। मास कितना है? मास कितना है यहाँ पे? 2, एंड यहाँ पे आएगा v स्क्वायर। v स्क्वायर मीन्स यहाँ पे कितना है? v वेलोसिटी आई थी 25, तो 25 का क्या कर देंगे? 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 25 का स्क्वायर, दैट इज 625। कितना होगा? 625। वर्क डन आ गया। वर्क डन को अब इस फॉर्मूले में पुट करो, इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो पावर जो बनी दैट इज वर्क डन कितना आ रहा है? 265, 625 सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना गिवन था? दोबारा से हम पुट करेंगे वैल्यू, दैट इज फॉर 10 सेकेंड के लिए एक्ट कर रहा है। तो ये कितना बनेगी वैल्यू मेरे पास? ये बनेगी 62.5। दैट इज ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। और यूनिट क्या बनेगी यहाँ पे? वाट, क्योंकि ये हमने क्या निकाली है? पावर निकाली। क्या निकाली है? ये हमने पावर जो है निकाली है। ठीक है, क्लियर हुई या नहीं हुई सभी को बताओ। ओके, चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 30।
ए फोर्स एफ एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट varies with the distance x as shown in figure. The work done by the force acting in moving a object from 0 to 6. क्या करना है अपने को, यहाँ पे वर्क डन निकालना है. तो वर्क डन अगर निकालेंगे तो वर्क डन क्या होता है, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और अगर ये ग्राफ की फॉर्म में है तो ग्राफिकल में हमारे पास क्या है, अगर इस तरीके से डाटा है, डिस्क्रीट टाइम में डाटा है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे. एरिया ही निकालना होता है अपने को, क्योंकि एरिया ऑफ द ग्राफ क्या देगा, एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा. ठीक है जी बात. तो यहाँ पे क्या है, दो फिगर आपको दिख रही होंगी, इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. यहाँ पे एक फिगर ये दिखाई दे रही होगी और आगे फिर ये एक ट्रायंगल दिखाई दे रही होगी. तो हम क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे. वर्क डन होता है किसके बराबर, एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया. तो वर्क डन किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, दैट इज ए स्क्वायर. अगर ए उसकी क्या है, लेंथ है. तो यहाँ पे देखो ये कितना है, कितने यूनिट है, 3 यूनिट है. यहाँ पे भी देखेंगे तो कितना है, 3 यूनिट है. स्क्वायर ही बन गया तो 3 3 होगा, तो 3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर. प्लस में यहाँ पे एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का. ट्रायंगल कौन सा दिखाई दे रहा है, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके लिए एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. बेस में कितने यूनिट हैं, 1 1 2 3. तो यहाँ पे कितना है, बेस 3 यूनिट है. हाइट में कितनी यूनिट है, दैट इज ऑफ 3. तो कितना बनेगा, यहाँ से ये आ जाएगा 9 प्लस 9/2. सोल्व कर दो इसको, 18 27 27/2. तो इसको काटेंगे तो कितना बनेगा, ये 27/2 को अगर काटेंगे आगे फर्दर कितना बनेगा, ये बन जाएगा 13.5. क्या निकाला है, वर्क डन, दैट्स वाई जूल. तो ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन. क्लियर हुई बात. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा हमारे पास क्वेश्चन जो है दो टाइप के आज पर्टिकुलर हमने देखे. एक तो जो वेरिएबल की फॉर्म में हो, दूसरा एक जो ग्राफ की फॉर्म में. ठीक है, तो वो इस तरीके से एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी दे सकता है इसको, और बिना एक्सप्रेशन के ऐसे डायरेक्ट ग्राफ में भी दे सकता है. ठीक है ना, तो दोनों तरीके से हमें वो है फाइंड आउट करना आना चाहिए. ठीक है जी, तो बाकी के जो क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अपना पढ़ते रहें अच्छे से. ठीक है जी.